माना कि वो पहले से दिन और रात नहीं है, तुझ पर वो मोहब्बत की इनायात नहीं है, मेहनत का समर तुझको मगर दे नहीं पाए, ऐसे भी बुरे मुल्क के हालात नहीं हैं। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आज हम मसाइल में उन मसाइल की बात करेंगे जो हमारे अपने पैदा करता है। आज हम ये बात करेंगे कि हमारे मसाइल इतने बड़े मसाइल भी नहीं हैं कि उन्हें अपनी मेहनत से हल ना किया जा सके। दूसरों को इल्ज़ाम देना बहुत आसान है, मगर खुद अपने ज़ख्मों को कुरेदना बहुत ही मुश्किल अमल है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के नताइज की। हमारे लगातार जो नताइज हैं, जिनमें हमारे बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं, उनमें बेहतरी आती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से बेहतरी नहीं आई है जिस हिसाब से आनी चाहिए। हम उन वजूहात पर गौर करेंगे। हम इस पर भी गौर करेंगे कि क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ रागिब नहीं हो पाते हैं। अगर हम परसेंटेज देखते हैं कामयाबी की दूसरों के मुकाबले में, तो जो बच्चे हमारी कम्युनिटी से यूपीएससी वगैरह में फॉर्म भरते हैं वो कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं फॉर्म भरने वाले बच्चों की तादाद तो वो कदरे कम है। कदरे कम क्या, बहुत ही कम है। हम इसी सब पर बात करेंगे। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज नताइज के हवाले से आज हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। हम गौर व फिक्र करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। आज मैं आपसे इनका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाले जुनैद अहमद साहब। इनका खैर मकदम कीजिए। हमारे दरमियान ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर जनाब ज़फ़र महमूद साहब मौजूद हैं। हम इनका इसलिए खैर मकदम कर रहे हैं कि इनकी काविशों से मुसलसल 10 बरस से जो ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर उसकी हम तारीफ़ ना करें, उसकी हम इस कदर तारीफ़ ना करें जिस कदर ज़रूरी है, तो हम कहीं ना कहीं गुनहगार अपने आप को महसूस करेंगे। ज़फ़र महमूद साहब का खैर मकदम है। हमारे दरमियान तलबा की जहनियत को समझने के लिए और हमारे जो अपने तलबा हैं उनकी जहनियत को समझने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स यूनियन के सदर जनाब मशकूर उस्मानी साहब ख़ास अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं। हमारी और आपकी एक बुलंद आवाज़ मुसलसल कई बरसों से, कई दहाइयों से हम कह सकते हैं, जब वो सहाफ़ी थे तो उन्होंने कलम के ज़रिए, जब वो पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने अपनी खिताबत के ज़रिए, जब वो बाहर सफ़ीर बनकर गए तो उन्होंने वहां पर भी हमारी और मुल्क की आवाज़ को बुलंद रखा। मैं खैर मकदम करता हूं मीम अफजल साहब का। मेरे लिए बहुत दुश्वार है ये फैसला करना कि मैं कहां से शुरुआत करूं, लेकिन जुनैद साहब, सबकी नज़रें, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी आपके ऊपर टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं मुमकिन है वो ये महसूस भी कर रहे हों कि काश हमने भी इस किस्म की कोशिश की होती तो हम भी कामयाबी की ये दास्तान रकम कर पाते। आपको कैसा लगा अचानक रिजल्ट आने के बाद जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई? पहले तो यकीन नहीं हुआ कि नाम भी आ गया है। बहुत खुशी हुई। एक लंबा सफ़र था। 2013 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। काफ़ी अप एंड डाउन्स थे प्रिपरेशन में। फेलियर भी रहा, लेकिन उसको एक लर्निंग कर्व की तरह देखा और फाइनली जब सक्सेस मिला तो बहुत खुशी हुई उसको। आपको कहाँ ऐसा महसूस हुआ, जैसे आपने 4 मुसलसल कोशिशें की, तो कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप लौट चलें मुमकिन नहीं है? हर फेलियर के बाद इंसान को लगता है कि दोबारा वो उठ पाएगा या नहीं, लेकिन एक होता है इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा। मेरे अंदर, मैं रीडिंग मेरी हॉबी था तो काफ़ी कुछ पढ़ा, सोसाइटी के बारे में प्रॉब्लम्स देखी, तो कुछ करना था। एक वही जज्बा था, वही मुझे ड्राइव करता था कि नहीं, फेलियर भी है तो उसके बाद भी उठना है और फिर कामयाबी हासिल करनी है। अगर हम आपका बैकग्राउंड देखें तो आप कहाँ से आते हैं और आपके घर में किस किस्म का माहौल और किस तरह की आपका आसपास का समाज है? मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ का एक टाउन है नगीना, वहाँ से आता हूँ। मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ उस टाउन से जो सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे नगीना है। ये देखिए,
नगीना में से ये जो नगीना निकल कर आया है, ये मुल्क में पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करेगा। हम आपका खैर मकदम कर रहे हैं इस लिहाज से। जी, मेरे फादर एक एडवोकेट है, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, और 4 भाई बहन हैं हम लोग। सबसे बड़ी बहन मैरिड है और छोटा भाई अभी भी पढ़ रहा है और छोटी बहन भी पढ़ी रही है। वैसे तो आप पूरे समाज के लिए ही जो है आज मिसाल बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ज़फ़र महमूद साहब, जहन पर जोर दूं तो मुझे लगता है 10 बरस से ज़्यादा मुद्दत आपकी हो गई होगी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए। आप जो बच्चों को खोज खोज के लाते हैं, पूरी कोशिशें करते हैं, और इस तरीके से आप उनकी जहन साजी में भी आप कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ये कितना मुश्किल अमल है, ख़ास तौर से अपने मुआशरे को समझाने में और उसके बाद फिर इनकी तैयारी करवाने में? मुश्किल अमल बिल्कुल भी नहीं है ये जी, और बहुत इफ़ेक्टिव है, और ज़्यादा लोगों को ये काम करना चाहिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सन 75-76 में जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त, तो वहाँ कोई माहौल नहीं था। सिविल सर्विसेज का कोई नाम लेने वाला ही नहीं था, न जहनों में कहीं था। वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो दिल्ली से सैयद हामिद साहब और चौधरी आरिफ साहब और चौधरी तैयब हुसैन, जनरल शाहनवाज वगैरह, ये सब लोग वहाँ गए, और वहाँ हर डिपार्टमेंट के जो काबिल तरीन बच्चे थे, टॉप 3, उनको जमा किया और उनसे कहा कि आप सिविल सर्विस के ये अहमियत है और ये आसान है और आप बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठते। बहरहाल उसके बाद फिर बच्चे बैठना शुरू हुए, फिर आना शुरू हुए, और उसी में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। तो सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग ख़त्म होकर जब से मेरी पोस्टिंग होना शुरू हुई, हिंदुस्तान के 6-7 सूबों में पोस्टेड रहा, मुल्क के बाहर भी रहा, तो मैं हर जगह से छुट्टी ले करके जाता था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, चूँकि यहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन है, और वहाँ हॉस्टलों से इतवार के दिन बच्चों को निकाल के उनके कमरों से और उनसे बात करता था। बहुत आप क्यों नहीं मुश्किल होता है, इतवार को लोग बड़ी मुश्किल से निकलते हो। हाँ, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊँ वो भी कामयाब था। वो इनफरादी प्रैक्टिस थी, इनफरादी वो हमारी कोशिश थी, काविश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब हुई, उसमें से भी बहुत से लोग आए। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, मैं जद्दा से पोस्टिंग से लौट के आया तो मैं नागपुर पोस्ट हो गया, और नागपुर मुझे 2 साल रहना ही रहना था। वहाँ पर मालूम हुआ कि मोमिनपुरा नाम का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, लेकिन आज़ादी के बाद से उस साल तक 1993 थी वो जी, कोई भी मुसलमान बच्चा किसी कंपटीशन में बैठा ही नहीं था। जबकि उसी साल नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB ने जिस बच्चे ने टॉप किया था उसका नाम था मुस्तफ़ा, लेकिन उसको दूर दूर तक खबर नहीं थी कि ये भी कोई चीज़ होती है इसमें। बहरहाल वहाँ भी एक कमेटी बनाई और काम शुरू हुआ और बच्चे कामयाब होना शुरू हुए। लेकिन जब ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, और इनफैक्ट सच्चर कमेटी के साथ चूँकि मैं भी जुड़ा था, इस वजह से पूरी हकीकत भी सामने आ गई, तो हमने कहा भी ये इनफरादी से काम नहीं चलेगा। फिर हमने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर कायम किया और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से ये काम करना शुरू किया। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अभी तक 33 जगहों के ऊपर पूरे मुल्क में मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स किए हैं, जहाँ पर 1-1 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम बताते हैं कि सिविल सर्विस क्या है, उसकी क्या अहमियत है, किस तरह से पूरी मिल्लत जो है वो बाख्तियार हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी। तो लोगों के जहनों में आना शुरू हो गया। दिल्ली में लाके कोचिंग, जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ दाखिल करा के उसकी फ़ीस ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया देता है, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। मेहनत तो बच्चों की है सारी, लास्ट में इंटरव्यू की तैयारी करवा करके, ताकि UPSC के सामने जा कर के बैठ करके वो निडर हो करके और खूब कॉन्फिडेंस के साथ जवाबात दे। इस बार हमने जिन लोगों को UPSC के फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए तैयार करवाया था वो 48 बच्चे थे, 48, और उसमें से 26 अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। मशकूर उस्मानी साहब, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तलबा यूनियन के सदर हैं, और इससे कबल भी हमारे मसाइल जब हमने किया था वहाँ पर, तो आपने तलबा बरादरी की बात भी रखी थी और पूरे मुस्लिम मसाइल पर भी आपकी नज़र रहती है। हमारे वहाँ पर क्या कमी है कि वहाँ से भी इस तरीके से बच्चों को और आगे लाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं? होता क्या है कि वहाँ पे जो अभी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, उनकी ही क्लासेस लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस टीचर से बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं फिर उसको RCA में भी सुने
मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई स्टूडेंट जो है इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा, मोटिवेशन ठीक है, हाँ, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं बाहर से फैकल्टी रिक्रूट करने की ज़रूरत है, गेस्ट फैकल्टी आप बाहर से बुलाइए। हमने इस बार बहुत काविश से इस चीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, बहुत हद तक ऐसा हुआ भी है कि अब जो गेस्ट फैकल्टीज़ आ रहे हैं और वहाँ पे लेक्चर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ जब हमने पता किया कि आप और ज़्यादा फैकल्टी से क्यों नहीं बुला रहे, तो मालूम चला कि वो यूजीसी की तरफ से फंडिंग कुछ नहीं है, पिछले 1.5 साल से कुछ भी पैसा नहीं आया बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी जो आरसीओ के रिवॉल्विंग फंड से चला रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमने आरसीए के डायरेक्टर साहब से पर्सनली हमने बात की, हमने कहा कि आप अपने पर्सनल लेवल पे जो हमारे मिल्लत के लोग इस फील्ड में जा चुके हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, शायद कुछ हेल्प हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हेल्प मिल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ एक जो मैंने कोशिश की वो ये की कि कुछ प्राइवेट कोचिंग से हमने बात की है। उसमें यह है कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि 20 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग देने के लिए तैयार हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए। बहुत राउंड उनसे बातचीत हुई, फाइनली ये तय पाया कि 20 स्टूडेंट्स को है वो ट्रेन करने के लिए तैयार हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो अब इंशाल्लाह हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आउट हो रहे हैं ग्रेजुएशन से, जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए करना चाहते हैं, उनके पास मतलब इतने पैसे नहीं हैं या उनके माली हालत इतनी सही नहीं है, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे उसमें 20 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह। मीर अफजल साहब, जैसे कि मशकूर साहब कह रहे हैं कि जो यूजीसी के फंड वगैरह इस तरह के, इनको क्यों किसी कोचिंग सेंटर की उस लिहाज से ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इस तरह की फंडिंग, जैसे हमने अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान पढ़ा है, उड़ान और नया सवेरा नई उड़ान करके उनकी जो स्कीम है जिसमें बच्चे प्रीलिम वगैरह कर लेता, वो कह रहे हैं 50,000 देते थे, अब हम उसमें 1 लाख कर देंगे। तो उस लिहाज से ये फंडिंग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और ख़ास तौर से ऐसे मुस्लिम इदारों में चली जाए जहाँ पर बच्चे जो हैं कोचिंग वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्या सरकारी तौर पर इसकी सरपरस्ती नहीं की जा सकती है? बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट का काम जो होता है वो बेसिकली एजुकेशन देने का काम है। ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, जो आगे कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए तैयारी करने का मामला है, ये लोग इंडिविजुअली खुद करते हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो इसमें मदद करते हैं। ज़ाहिर है कोचिंग जो है वो किसी एक सिर्फ यूपीएससी की नहीं होती, कोचिंग तो तकरीबन हर सब्जेक्ट में अलग अलग फील्ड के अंदर होती हैं और ये एक तरीक़ा है। और मैं समझता हूँ कोचिंग के ज़रिए से बहुत कुछ सीखने का अभी बच्चों को मौका मिल रहा है और आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। आपने शुरू में एक सवाल किया था कि आखिर आज़ादी के बाद जब हमारा पूरा जो इंटेलेक्चुअल तबका था पूरा वो पाकिस्तान चला गया और यहाँ पर जो बचे खुचे लोग रह गए थे मुसलमानों में, उनकी तालीमी और माशी हालत दोनों ही बड़ी ख़राब थी। तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। तालीमी रुझान पहले से ही कम था मुसलमानों के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, चूँकि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि मैं एक ऐसे घर से आया हूँ जहाँ कोई स्कूल में भी तालीम हासिल करने नहीं गया, और जब मैं हाई स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में गया तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मैं मशवरे की हद तक जब गया तो मैंने आपके कुछ सीनियर साथी जो कॉलेज में पहले से पहुंच गए थे उनसे मशवरा किया और उन्होंने जो कुछ मुझे कहा मैंने वो कर लिया। यानी कोचिंग नाम की कोई चीज़ पहले होती ही नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी किसी तरह की। लोग अलल टप कुछ भी ले लिया करते थे, उसमें अगर उनको कुछ अच्छा चांस मिल गया, नहीं तो ज़िंदगी उनकी बेचारों की ऐसी चली गई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज माहौल बहुत बदल गया है और ये बड़ी खुशी की बात है। आज जो आप लोगों ने ताली बजाई, दरअसल ताली के हकदार सिर्फ मैं समझता हूँ कि महमूद साहब हैं। पिछले सालों में भी इनके 17, 14, 15 स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह से सेलेक्ट हुए हैं। उसके साथ ही जामिया का भी एक जो सेंटर है उससे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए भी हमको ताली बजानी चाहिए। लेकिन ये इंडिविजुअल कोशिश, मैं इनको पिछले 30 साल से तो कम से कम जानता हूँ और मैंने देखा कि इनके अंदर एक स्पार्क है। इन्होंने इसको अपने तक महदूद न रख करके समाज के लिए खोलने का काम किया और इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने शुरू में भी मुझसे कहा कि आपसे कुछ पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, मैं तो समझा था आप अच्छी बातें करेंगे आज लेकिन आप भी वही पॉलिटिक्स की बात करने लगे। नहीं तो सियासत की अच्छी चीज़ नहीं है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसमें बहुत सारे हमारे बच्चों ने देखा होगा मुझे टीवी प्रोग्राम में, जब ये कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से आया हूँ। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा क्या करती है? उसी पॉलिटिक्स के ज़रिए तो पावर में जाती हैं, पावर में जाने के बाद अच्छा काम करती हैं या ख़राब काम करती हैं,
उसके बाद डिसीजन आपका होता है कि अगली बार आप उन्हें दोबारा पावर में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स ख़राब नहीं होती, अच्छी और ख़राब पॉलिटिक्स अच्छी और ख़राब होती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप अच्छी अच्छी बातें करें, चूँकि जब आपने कहा था तो शुरू में कहा था आज कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग गौर व फिक्र करेंगे। जी। तो मैंने कहा आप शायद झगड़े की तरफ हमें ले जा रहे हैं। आज आपने कहा कि मुख्तार भाई ने कहा, मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, और जाहिर है कि एक रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी का वो इस मौजूदा सरकार में करते हैं, उन्होंने आज कहा कि ये हमारी सरकार की पॉलिसीज़ का नतीजा है। पॉलिसीज़ सब सरकारों की सारे बच्चों के लिए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उस स्कीम्स के तहत हम लोग जो मदद हो सकती है सरकार की तरफ से वो करते हैं, चाहे वो, लेकिन उसके क्रेडिट जो जाता है वो जाता है बच्चों को। जिसके लिए मैं कहूँगा कि जुनैद के लिए ताली हमने जो बजाई वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसे बच्चे आते हैं जो अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करते हुए कोचिंग के ज़रिए से सही नतीजे पर पहुँच जाए, बड़ी हिम्मत की बात है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में ये सेलेक्ट हुए हैं। तो 3 बार तक बार बार कोशिश करना, चौथी बार भी कोशिश करना, ये बहुत हिम्मत की बात है। और इस उम्र में ज़रा हिम्मत जो है वो इस तरह की नहीं होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम भी यही कह रहे हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हवाएं जोर जितना भी लगाएं आंधियाँ बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्त के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है, और आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के जो नताइज आए हैं उनके हवाले से अपनी कौम के मुकद्दर को लेकर। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। जुनैद साहब, 4 कोशिशें क्यों करनी पड़ी? पहली कोशिश क्यों नहीं कामयाब हुई? किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस में आते हो, चीज़ों को समझते हो। अब मैं जब उस प्रोसेस में आया था तो मैंने चीज़ों को पढ़ा, लेकिन इतना कंपटीशन है, टफ वो है, तो उसमें फेलियर एक पार्ट था उस चीज़ का, नहीं वो क्लियर कर पाया था। लेकिन वही एक फेलियर को आप फेलियर की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन एक लर्निंग कर्व की तरह भी देख सकते हैं। अगर आप एक उसको लर्निंग कर्व की तरह देखोगे तो आप ऊपर जाते हो। तो वही चीज़ रहा मेरे लिए कि मैंने हर फेलियर को एक लर्निंग कर्व देखा और ऊपर बढ़ता गया। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। और आपके घर में एक वकील साहब हैं, उन्होंने आपसे आर्गूमेंट नहीं किया कि क्यों भाई तुम अब कुछ काम धंधा करो, ये कहाँ लगातार फेल होते जा रहे हो? नहीं, पेरेंट्स का तो बहुत शुक्र करूँगा, क्योंकि कांस्टेंट सपोर्ट थे वो मेरे लिए। फेलियर जब भी रहा तो थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, चलो अगले अटेम्प्ट में कामयाबी मिलेगी। तो वो एक कांस्टेंट सपोर्ट की तरह रहे, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये फेलियर है। जफर महमूद साहब, ये जो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए क्या नसीहत हो कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ढालें, और क्या ये बचपन से ही मिजाज बन जाता है जो इस तरफ आने वाले होते हैं, या कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है? पहले तो मैं जो जुनैद मियाँ ने बात बताई ना, आपने इनसे पूछा था कि पहले बार में कामयाब नहीं हुए, दूसरी बार में कामयाब नहीं हुए, तो किस तरह से। तो एक अल्लामा इकबाल का मिसरा है जी, उन्होंने उस पर अमल किया है, और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे उनसे सीख करके इसी पे अमल करें। कि वो कहते हैं कि जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। वाह वाह। अभी बात हो रही थी जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो वहाँ भी एक बात यह है कि उनकी जो स्कीम है ये सिविल सर्विस में हेल्प करने की, वो स्कीम ही डिफेक्टिव है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि मैं पहले जो मिनिस्टर लोग रह चुके हैं उन तक भी पहुँचा चुका हूँ, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भी पहुँचा चुका हूँ जी। वही 2 इसमें डिफेक्ट्स हैं। एक तो डिफेक्ट जिस स्कीम का भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो प्रीलिम क्वालिफाइड है उसको वो 50,000 दे देते हैं, और ये वरना 1 लाख दे देंगे। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई स्कॉलरशिप या कोई मदद, एक भी पैसा उनसे ले लेना, उसके लिए कितना ज़्यादा वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और टाइम लगाना पड़ता है। इस वजह से कि जहाँ रिज़ल्ट आया, अगर आज शाम को 4 बजे में इसका प्रीलिम का रिज़ल्ट आया है तो 4:01 से उसको कोशिश में लग जाना, इसलिए उसके पास कुल 2.5 महीने, चंद हफ्ते हैं,
क्योंकि मेंस में उसको क्वालिफाई करना है, उसका टाइम ही नहीं है उसके पास। तो वो तो इट्स नाइदर हियर नॉट देयर। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो प्रीलिम में आ ही चुका है तो वो अपना मुकाम तो बना चुका, वो प्रूफ कर चुका कि वो क्वालिफाइड चीज़ है। 10 लाख में से 25,000 में तो आ चुका, अब क्या मदद करनी उसकी? अगर मदद करनी है तो वो दूसरी स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी डिफेक्ट है। वो ये है कि वही कहते हैं कि कोई भी NGO ये काम कर सकता है कि सिविल सर्विस के लिए बच्चों की तैयारी करवाए, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो NGO अपने ख़ुद कोचेस के ज़रिए करवाए, विच इज़ टोटली यूजलेस। कोई भी NGO को ये कहा जाए कि तुम यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी करवाना हर ऐरे गैरे का काम नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी करवाने में कामयाब वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कोच साहिबान 365 दिन 10 साल कंटिन्यूअस 24 घंटे यही काम करते हैं और तैयारी के लिए वो एक्सपर्ट अपने को कंटिन्यूअस बनाते जाते हैं, वो कामयाब होते हैं एंड दे आर वेरी हाईली पेड पीपल। और इसी वजह से वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के लोग कामयाब होते हैं। तो स्कीम में चेंज ये होना चाहिए कि कोई भी NGO ये काम कर सकता है, वो अपनी चाहे तैयारी करवाए, चाहे जो एस्टैब्लिश प्रोफेशनली रन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ एडमिट करवा के फीस उनको दे दे। जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया करता है बहुत कामयाब है उसके अंदर। हम आपका ये इतना हिस्सा जो है ये हम ज़रूर इस एडिट करके अपने न्यूज़ में भी चलाएंगे और वहाँ तक पहुँचा भी देंगे। एक सवाल ये पूछना चाहते हैं जी, मुस्लिम आबादी का अधिकतर हिस्सा मदरसों में पढ़ता है और सरकार जब मदरसों में UGC या कंप्यूटर शिक्षा लागू करना चाहती है, हाईटेक करना चाहती है, तो मौलाना मुफ्ती उसके खिलाफ फतवे निकालते हैं, चारों तरफा विरोध होता है। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्या बिना मदरसों को हाईटेक किए बिना मुस्लिमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनाया जा सकता है, ये संभव है? कुरान करीम की पहली आयत, पहली वही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें चौथी लाइन में कलम का जिक्र आता है। कलम मैं आपसे अगर आज पूछूं तो आप फाउंटेन पेन बॉल पेन निकाल के दिखाएंगे, लेकिन जब कुरान उतरा 1400 साल पहले तो ना फाउंटेन पेन था ना बॉल पेन था। तो हर उस आले को जिसके ज़रिए कोई इत्तला, कोई इल्म किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को, एक जगह से दूसरे इंसान को जगह पहुंचाया जा सके, वो कलम है। तो 21वीं सदी का कलम कंप्यूटर है। तो मदरसों में कुरान ही पढ़ाया जाता है। कुरान की पहली तालीम है कि 21वीं सदी का कंप्यूटर का कीबोर्ड कलम के तौर पे इस्तेमाल करो। लिहाजा ज़रूर होना चाहिए, सारे मदरसों को अपनी सोच बदल देनी चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। और मदरसे के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में इस साल भी कामयाब हुआ है, पहले भी हुए हैं और उनके अंदर पूरी वक़्त है। बल्कि सच्चर कमेटी ने, अगर आपको याद हो तो सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें की उसमें ये भी सिफारिश की थी कि जो मदरसा से क्वालिफाइड लोग हैं, जो डिग्री मदरसे के हासिल किए हुए हैं, उनको अहल बना देना चाहिए, उस डिग्री को अहल बना देना चाहिए, एलिजिबल बना देना चाहिए सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए। तो इसके ऊपर भी कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। तीसरी लास्ट चीज़ जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो कौम है वो हिंदुस्तान में उसका एक बड़ा हिस्सा मदरसों में पढ़ता है। सच्चर कमेटी ने पहली बार ये स्टैटिस्टिक्स दी है कि मुस्लिम बच्चे जितने भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इदारे में पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, उसका सिर्फ 3% मदरसों में पढ़ते हैं, 97% मदरसों के अलावा दूसरे इदारों में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम मदरसे से जो है शाहिद जो हैं वो इस बार कामयाब होकर आए। वो मदरसे में पढ़ाते भी थे, जो साबिक उस्ताद रहे मदरसे में, उन्होंने मदरसे में अपनी तालीम भी की थी, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के फिर अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की है और उसके बावजूद चंद्रिका जो अखबार है उसमें उन्होंने काम किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़रिए से जो है वो स्पॉन्सर हुए थे और उन्होंने भी उसमें कामयाबी हासिल की है। तो मदरसे के बच्चे भी जो हैं वो उन्होंने ये साबित किया है कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो उनके बारे में जो कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं वो सही नहीं है। कुछ एक आध कोई केस हर जगह हो सकता है, मदरसे में क्या कहीं पे भी हो सकता है। हिफ्ज़ करते हैं जी, तो उनके अंदर बड़ी अहलियत होती है कोई भी चीज़ रट के याद कर लेने की। बिल्कुल 2 साल के बच्चा पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लेता है। सर मेरा सवाल जुनैद भाई से है, आपने किस तरीके से तैयारी करी है जो है UPSC की, और इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बेसिक से शुरू किया, NCERT से, उसके बाद ऊपर जाता गया, तो उसी में आप पता चल जाता है। फिर स्टार्टिंग में गाइडेंस के लिए आपको थोड़ा कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से, ताकि आप टाइम वेस्ट ना हो, कुछ गलत ना पढ़ लें, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या नहीं पढ़ना है रेदर देन क्या पढ़ना है, तो ये पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए क्रेडिट सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि हमेशा साथ खड़े रहें मेरे उसके लिए।
उसके बाद मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, और आखिर में मैं इन इंस्टीट्यूशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो हज हाउस हो मुंबई का, वहाँ पे भी मैं रहा था, जामिया मिलिया में जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, ज़कात फाउंडेशन है, ये लोग एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, जो लोगों को वो कर रहे हैं, तो इन सबको मेरा क्रेडिट जाता है। मशकूर भाई, आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे सिर्फ तलबा की बात नहीं है, क्या घर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए? क्या पूरे हमारे समाज की सोच में कुछ तब्दीली लानी चाहिए? हमारे यहाँ लोग जो है इस तरफ राग़िब ही नहीं होते हैं, नौकरियों की तरफ जाते ही नहीं हैं, फॉर्म भरते ही नहीं, ये मान के चलते हैं कि हमें कौन नौकरी देगा, हम नौकरी करके क्या करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक परसेप्शन बन गया है वो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, और वो गलत परसेप्शन है ये कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो सिलेक्शन कब होता है? 3 स्टेज है। सबसे पहले तो आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप मेंस से बैठते हो, तब आप इंटरव्यू में बैठते हो। तो आप अपने आप को इस लेवल पे करो कि आप पहले प्री क्वालिफाई करो, फिर मेंस, तब तो इंटरव्यू की बात आती है। लेकिन परसेप्शन ये बन चुका है सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो गलत परसेप्शन बना है, इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ है। हमारे जो क्या नाम है कायद रहे हैं, जो लीडरान रहे हैं, उनका हाथ है। उन्होंने जो है समाज में ये बताया कि अरे कहाँ जाओगे, इसमें तो कोई तुम्हें पूछेगा ही नहीं, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, तुम्हें कोई लेगा ही नहीं। तो ये गलत चीज़ फैलाई गई समाज में, और उसको दूर करने की ज़रूरत है। जुनैद भाई को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ज़फ़र साहब की तो बात मैं कर ही नहीं सकता जितना इन्होंने वर्क किया है। तो कहीं ना कहीं जुनैद भाई एक मिसाल है, और जिस तरह से इनको नर्चर किया ज़कात फाउंडेशन ने, हज भवन ने और जामिया के RCA ने, एक मैसेज इनके तरफ से जाना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग आपको बिल्कुल गोद में उठाने को तैयार हैं, वाकई तैयार हैं। तो ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसी वजह से चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आप चाहे पुलिसिंग में देख लीजिए, क्या रिप्रेजेंटेशन हमारा लेस देन 4%। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टोटल अगर आप डेटा अगर निकालिएगा तो आप मालूम चलेगा 8.5% हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिर्फ UPSC के लेवल पर नहीं फैलाई गई हैं, ये चीज़ें ओवरऑल फैलाई गई हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर फैलाई गई हैं, जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन हमारा कम होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन अल्लाह के शुक्र से जो पिछले 3-4 साल 5 साल के जो रिजल्ट्स हुए हैं, वो एक अच्छा ग्राफ उठता हुआ जा रहा है। लास्ट ईयर जो था वो कम था, इस साल और ज़्यादा हुआ, उससे पहले और कम था। तो कहीं ना कहीं मतलब 3% से हम जो है उठते हुए जा रहे हैं, और 5% तक हम लोग हैं। तो एक बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत अच्छी बात जुनैद साहब ने भी कही, सभी ने कही है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने बारे में सोच। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम अक्सर बातचीत करते हैं जब चाय के होटलों पे, कहीं पे भी जहां वक्त बर्बादी का सामान मुहैया होता है, तो हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पास उस तनकीद की तमहीद बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए हम किसी भी गलत बात की तरदीद भी नहीं कर पाते हैं। मीम अफजल साहब, ये जो कुछ मैंने बोला बस लफ्ज़ी की थी, क्योंकि मुझे कुछ बोलना था, इससे आपका कुछ वो नहीं है। लेकिन सियासत कहाँ तक हमारी मदद कर सकती है कि जो हम 5% आ चुके हैं, ये अगले बरस क्या 10% हो सकता है? ये जो सैयद ज़फ़र महमूद साहब के अंदर यकीनी सूरत हाल है कि 5 से 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब अगर एक पॉलिटिशियन यानी मैंने दिया होता तो आप सबको बहुत बुरा लगता, और आप ये कहते कि देखिए पॉलिटिकल लोग किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप लीजिए जिम्मेदारी। आप लीजिए जिम्मेदारी। देखिए, मैं ज़फ़र साहब की बात से एग्री करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता, देखिए हम लोग 1947 से लेकर अगर आज तक देखें तो हमारा फ़ीसद बढ़ने की बजाय कम हुआ है। आज़ादी से पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम 36% थे सर्विसेज में, माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन था, और आज वो घट करके 3.5% 4% मैक्सिमम है। कुछ सर्विसेज में हम ज़ीरो हैं।
ये क्यों है? ये सवाल कोई पूछता नहीं है, और जब पूछता है कोई तो जवाब नहीं मिलता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार है। इसका मुझे सच्चाई से एतराफ़ करना चाहिए। चूँकि आपने शुरू में ही कह दिया कि हम यहाँ सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, बुनियादी बातें करेंगे। जाहिर है उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं और बहुत से लोग उसे नाकाम करने की भी कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से आजकल ये कोशिश हो रही है। सुबह मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने दिया, नकवी साहब ने, तो मैं भी ये हैरान था कि इस दौर में जब हर तरफ से शिकायत माइनॉरिटीज़ को दिखाई दे रही हैं या उनकी शिकायत रहती है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये परसेंटेज क्यों बढ़ा है? देखिए, हमेशा जहाँ रिप्रेशन होगा वहाँ क्वालिटी उभर कर सामने आएगी। जब आपको दबाया जाएगा तभी आप उभरेंगे। कहते हैं ना कि सोने को जितना आग में तपाया जाएगा उतना ही वो कुंदन बनेगा। तो उसी तरह से कम्युनिटीज़ या इंसान या नौजवान, उनको जितना दबाया जाता है वो कुंदन बन के उभरते हैं। यहाँ मैंने अभी गिना 47 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ, 47। मैं इनमें से इनसे एक सवाल करूँगा कि अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कितने बच्चों के जहन में था कि हम IAS बनना चाहिए? क्या हाथ उठाएंगे? 3 हाथ उठे हैं। और अब कितनों का इरादा है कि आपको IAS बनना चाहिए या बन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं? मेरा भी है। देखिए 6, 7, 8 उठ गए। तो ये क्या चीज़ है? ये है मोटिवेशन। एक तो मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, और जो लोग, मैं आपको एक बहुत बता दूं, आप सब लोग आगे जाके कैरियर में जाने वाले हैं। अगर आपने घड़ी देखकर काम किया, आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। घड़ी देखने का मतलब ये नहीं कि अपने काम को वक्त पे पूरा नहीं करना। घड़ी देखने का मतलब है ड्यूटी टाइमिंग्स। अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो सिर्फ एफर्ट पर जोर दीजिए, टाइम पर जोर मत दीजिए। टाइम कम खर्च कीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बस अब 5 चुके बज गया और मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना है। अगर आपने अपने कैरियर में इस चीज़ को पीछे रखा तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने टाइम को ऐसे रखा कि भाई मुझे तो अपना टाइम के हिसाब से जाना, उसके बाद मुझे जाना है, अपनी ट्रेन पकड़नी है, मुझे अपना बस पकड़नी है, तो आपको पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात। मीर अफजल साहब ने वो बात कह दी जो मैं अक्सर अपनी टीम से कहता रहता हूं कि ज़रा सी देर भी हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी में ना नजरें उठा घड़ी की तरफ। यहाँ पर हमारे दरमियान अलीगढ़ से हमारे साथी हैं कामरान, जो अलीगढ़ का पूरी रिपोर्टिंग वगैरह उसको संभालते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो कोई सवाल पूछें, क्योंकि दिल्ली वो उनका आना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी कामरान साहब। ज़फ़र महमूद साहब, आप अलीग हैं और अलीग रहते हुए आपको काफ़ी लोग वहाँ जानते हैं, आप अक्सर आते रहते हैं। तो जिस तरह की सर्विसेज आप पूरे मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कोई खाका आपके जहन में है? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इस टॉपिक पे बोलने का मेरा इस प्रोग्राम में इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया, इस वजह से मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी हूँ, कोर्ट का भी हूँ। तो वहाँ मैंने ये बात तकरीबन अपने मेंबर बनने के बाद फ़ौरन नहीं उठा दी थी, और उसके ऊपर डिस्कस हुआ और मैंने कुछ बातें अर्ज़ की कि ये तरीक़े हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो उस वक्त ज़मीरुद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर थे, और उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुझे ही रिक्वेस्ट की और रेजोल्यूशन पास हो गया कि आप ही इसमें करें। और ये तो हबीबुर रहमान साहब जो ट्रेजरर थे ऑनरेरी, वो सबसे पहली जब एफ़र्ट हुई थी मेरे ज़माने में, तो वो उस वक्त उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी तो हूँ, मैंने तो हमने कहा हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो हम दोनों लोग वहाँ गए थे RCA में, कोई 3 घंटे हम बैठे और सबसे डिस्कशन हुआ वगैरह। उसकी रोशनी में मैंने अपनी रिपोर्ट फॉर्मर वाइस चांसलर साहब को सबमिट कर दी थी, और उसमें मैंने उनको कुछ तरीक़े बताए थे कि ये कमियां हैं और इसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने फ़ैसले भी किए, लेकिन उसी बीच में उनकी मियाद ख़त्म होने का वक्त आ गया था। तो चूँकि पॉलिसी मेजर पॉलिसी चेंजेस थी, इस वजह से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं समझता हूँ ठीक है। अब जो नए वाइस चांसलर साहब आए, उनसे भी मेरी इस सिलसिले में एक गुफ्तगू पहले भी हो चुकी थी। एक परसों मैं कोचिन में था, ऑल इंडिया इंटरनेशनल ज़कात कॉन्फ्रेंस में, वहाँ वो भी थे, वहाँ भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो ख़त लिखा था उनको BC को आप मुझे दोबारा भेज दें। मैंने उनको भेज दिया है कल ही।
वो इस कदर तेज़ी में उन्होंने काम किया कि आपके आरसी के डायरेक्टर साहब का मेरे पास रात को फ़ोन पे आ गया कि साहब आप बताइए, मैंने उनको भी भेज दिया है और वो इंशाल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे उसके अंदर। मोटी सी बात ये है जो कि मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट साहब और आप और जितने लोग मोहब्बत करते हैं मिल्लत से और AMU से, वो उसके ऊपर गौर करें कि आपका असल मकसद क्या है कि साहब जो बंदा कलेक्टर बन के बैठे कलेक्टर की मेज़ पे वो कलमा पढ़ता हुआ हो, कहीं से भी हो, अगर आपने अपने सिविल सर्विस के कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने के लिए AMU के स्टूडेंट्स तक ही अपने को आपने महदूद रखा तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स। तो वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैं कहूँ मैं इसी घड़े से पानी लूँगा, मैं समंदर से पानी नहीं निकालूंगा। जबकि अब ज़कात फाउंडेशन की आप देख रहे हैं कामयाब है उसका मॉडल। तो हम जहाँ जहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन है और जहाँ जहाँ टैलेंट का कंसंट्रेशन है वहाँ जाते हैं। तो आपके तो खुद ही वो हैं 4 अदद कैंपस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह आपके कैंपस हैं, तो कम से कम वहाँ फैला दीजिए। और AMU मेन कैंपस में भी और चारों कैंपस में अपना सिलेक्शन करिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ज़रिए। उसका पर्चा AMU में सेट न किया जाए, बाहर से प्रोफेशनली सेट करवाया जाए, कॉपी बाहर से प्रोफेशनली जचवाई जाए, उसकी बुनियाद इंटरव्यूअर्स बाहर से प्रोफेशनल बुलाएं, उसकी बुनियाद पर जो बेहतरीन कैंडिडेट्स निकलें उनको लीजिए। जिस कैंडिडेट के पास ये सबूत ना हो कि उसने UPSC के लिए अप्लाई कर दिया है उसको निकाल दीजिए, हॉस्टल में मत रहने दीजिए। बहुत अच्छी बात है। मशकूर साहब, इस सिलसिले में आपकी तरफ से कुछ मदद होगी? अभी हमने वाइस चांसलर साहब से बात की और हमने उनको ये कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटी पे अगर फोकस करें तो हमारे यहाँ 35,000 स्टूडेंट हैं और अगर हम 10 IAS IPS नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अफसोस का मुकाम है कि इतने स्टूडेंट्स हैं और अच्छा टैलेंट है। इनफैक्ट जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे उसमें लाखों बच्चे +2 के एंट्रेंस में बैठते हैं, बीटेक में, मेडिकल में। तो अगर हम लोग अगर 10 UPSC अगर क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं तो बहुत एक सवालिया निशान खड़ा होता है इदारे पे। हमने उनको एक ये प्रपोज़ल दिया कि आप क्यों ना ग्रेजुएशन BA BSc BCom बीटेक MBBS BDS और तरह तरह के जो अलग अलग कोर्सेज़ हैं, सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और सेकेंड ईयर के बच्चे, आप उनको जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू पिक करें और उनको आप प्रिपेयर कराएं, फोकस प्रिपरेशन हो और प्रॉपर तरह से उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए किसी फैकल्टी मेंबर के अंडर में जो उसके लिए वाकई एलिजिबल हो, उनके अंदर में उसको मेंटरशिप दीजिए और बेहतरीन तरह से उनको नर्चर कराइए। अगर किसी को आप फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट कर रहे हैं या सेकेंड ईयर में कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में करें तो आपके पास पूरा 1-1.5 साल है, फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो 2 साल से ज़्यादा आपके पास वक्त है। और मैं ये मानता हूँ कि ये वक्त मतलब कम नहीं है, तो यकीन मानिए कि पहले साल में अगर सही तरह से अगर फोकस किया गया तो 5 से 10 UPSC क्वालिफाई हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए, बहुत हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा भी आए क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर वहाँ पे इतने कंपटीशन के बाद लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह में आते हैं तो क्यों नहीं ये कंपटीशन जो है वो क्रैक कर सकते हैं। कोई सवाल पूछ रहे थे आप? जी, ज़कात फाउंडेशन की तरफ से आप पूरे हिंदुस्तान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग जाके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ वो आपकी नज़र इनायत आप बनी नहीं है आपकी। अच्छा, खैर चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी वो मैं आज से कोई 1.5 साल पहले उस वक्त जो वाइस चांसलर साहब थे, मैंने उनको एक ख़त लिखा। मैंने उनसे कहा कि साहब मैं और हमारे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मैं सदर हूँ, 4 नायब सदर हैं। तो उसमें से एक नायब सदर साहब जो हैं वो हैं सिराज हुसैन साहब, जो IAS से रिटायर हुए हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उनको मैंने पहले से ही पटा रखा था कि आप रिटायर हों तो आपको बराए मेहरबानी हमें हमारी मदद करनी है। तो आप भी मतलब कैलकुलेट करके हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गए बहरहाल। तो फिर मैंने वाइस चांसलर साहब को खत लिखा कि आउट ऑफ द ब्लू, कुछ नहीं, वहाँ से नोटेशन नहीं था, मैंने खुद लिखा ज़मीरुद्दीन शाह साहब कि साहब मैं और सिराज हुसैन साहब फ़लाँ तारीख़ को आपके यहाँ आना चाहते हैं और आ करके बच्चों को, जो बेहतरीन बच्चे हैं उनको एड्रेस करना है और हमें उनको ओरिएंटेशन करना है। वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम गए, बड़ी तादाद में बच्चे जमा हुए, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया। और ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपने ज़रिए इनफरादी तौर पे कम से कम 20 कर चुका हूँ ऑलरेडी। प्लस मैं समझता हूँ एक और चीज़ मैं आपको पैगाम दूँ सब बच्चों को, वो ये है कि क्लास आपके सबके छोटे बहन भाई भी होंगे जो अभी 8वें 9वें में पढ़ते होंगे, उनके लिए कह रहा हूँ, जो काबिल बच्चे 8वां पास कर रहे हैं, सुनिए साहब, मुनव्वर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपका सुनना बहुत ज़रूरी,
कि 8वां दर्जा जिसने पास कर लिया उन बच्चों में से काबिल तरीन चुन लीजिए 100 में से एक, उसको 3 घंटे का हम बताते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी है, वरना आप जाएंगे कहाँ बुलाएंगे वहाँ आगे बता देंगे कि उसको अपनी पढ़ाई करनी है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड सब करना है उसे। इस पूरे 6-7 साल में वो 3 घंटे वो पढ़ेगा जो हम बताएंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर वो जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में IAS में सेलेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने आपके मेंटो सर्किल में जा कर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया और गर्ल्स कॉलेज में बच्चियों को जाके किया। इससे ज़्यादा और क्या करना बता दीजिए, वो भी करेंगे। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद, लेकिन जहाँ तक हमारी कामयाबी की बात है तो उसके बारे में कह सकता हूँ कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। बना रहा है जो कश्ती उसे नहीं मालूम, सफ़र से पहले इरादे बनाए जाते हैं। हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। आज हम UPSC के नताइज के हवाले से बात कर रहे हैं और वक्फे पे जाने से कबल जिस तरह ज़फ़र महमूद साहब ने बताया कि 8वीं से ही अगर बच्चे की ज़हन साजी की जाए और उसकी तैयारी करवाई जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो IAS जो है वो कामयाब हो सकता है। और वहीं पर बच्ची का जिक्र निकला था, हमारे दरमियान एक बेटी हमारी मौजूद है, वो कोई सवाल पूछेगी। मेरा सवाल आप जुनैद साहब और जाफ़र साहब से है। आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप करा रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर, बट जैसे आरक्षण जैसी चीज़ें हैं, ये एक रोड़ा, एक बैरियर नहीं है हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी या कोई और तबका? नहीं, बैरियर बिल्कुल नहीं है ये। देखिए ऐसा है कि सदियों से अगर कुछ लोगों को उनकी कास्ट की बुनियाद के ऊपर, ज़ात की बुनियाद के ऊपर नीचे रखा जा रहा है, और अभी भी रखा जा रहा है, ये बता दूं मैं आपको, अभी भी रखा जा रहा है। हालांकि इतना सब आरक्षण है, उसके बावजूद सर्विसेज में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो आरक्षण है, लेकिन दिलों में आरक्षण अभी भी नहीं आया। पता चला कि एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए तो सामाजिक भी आपके पीछे ज़्यादा पड़ जाती, तो समाज का सामना आप किस प्रकार किए? इनका मतलब है इस बच्चे का कि समाज और परिस्थिति से आपने कैसे सामना किया उसका, कैसे उनका रुख मोड़ा, फिर आप आगे बढ़े? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान का चैलेंज सबसे ज़्यादा अपने आप से होता है। अगर आप अपने आप को कर लेते हो, आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। आप अगर कोई भी स्टेप लेते हो तो बहुत हर्डल्स होती हैं। आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सपोज़ वेमेन का ही ले लें, बहुत फैमिलीज़ हैं जो कहते हैं पुलिस सर्विस में वेमेन नहीं ठीक रहते हैं, उनके लिए सेफ़ नहीं है, तो बहुत क्वेश्चंस उठाते हैं। लेकिन आ रहे हैं आज IPS में कितनी वेमेन्स आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि आपका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर या चैलेंज होता है वो अपने आप से होता है। अगर आप खुद से वो कर लेंगे तो फिर सोसाइटी है वो। क्या बात है। जैसा आपने बताया कि अभी आप अगला अटेम्प्ट और देंगे अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है सर कि लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि हर साल वैकेंसी मैक्स टू मैक्स 800-2000 में वेरी करती हैं और इतने लाखों कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसमें भी मोस्टली 300 से ज़्यादा वैकेंसीज पुराने जो रैंक होल्डर्स होते हैं ऑलरेडी पोजीशन पे वही स्कोर कर लेते हैं। सर नए लोग को तो चांस ही नहीं मिलता उसमें, क्या ये आपकी समझ से गलत नहीं हुआ? अच्छी बात है। पहले तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है सिस्टम कि IAS और IFS में जो आते हैं वो दोबारा नहीं बैठ सकते, बाकी जितने भी हैं वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज़ होती हैं ऐसा नहीं है ये ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट में फिर से आ जाती हैं। जैसे अगर कोई स्किप कर देता है और दूसरी सर्विस में आ जाता है, अब आपका भी ड्रीम होता है IAS बनना है, IPS बनना है, और आपको अगर दूसरी सर्विस मिलती है तो आप उसके लिए कम्पीट करते हो अच्छे से अच्छा। तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरी वैकेंसीज या दूसरे लोगों को चांस नहीं मिलता, ये होता है कि आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और आगे बढ़ जाते हो और वो सीट जो है वो किसी दूसरे के लिए चली जाती है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये रॉन्ग है, और प्लस ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सर हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, और सबसे ज़्यादा जो सरकार में रही है वो आपकी सरकार रही है। बट फिर भी हम आज के डेट में 2018 में इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए, तो वो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आपने एक बात सुनी होगी, देश के अंदर बड़ी एक आम परंपरा है ये इस तरह की अपीसमेंट पॉलिसी। तो जिन लोगों को सर्विसेज में जगह नहीं है
जिन लोगों को बैंकों से आज 1% भी कर्जे नहीं मिलते, जिन लोगों को तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, उनका अगर अपीसमेंट का इल्ज़ाम लगे उन पर, तो वो तो आगे होना चाहिए था ना। वो तो आगे नहीं है, वो तो बहुत पीछे हैं। लेकिन इस देश के अंदर ये भ्रम फैलाया जाता है कि माइनॉरिटीज़ का अपीसमेंट करने के नतीजे में मेजॉरिटी के लोग उससे महरूम हो रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर गलत है। मैं समझता हूँ कि समाज के हर तबके को राइज करने का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन देता है और उसके तहत गवर्नमेंट काम करती है, कोई भी सरकार हो, उसको करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने तौर पर सब कुछ करती है, कोशिश करना चाहिए। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है हर सरकार के अंदर, माइनॉरिटी का भी होता है, SC ST का भी होता है, तमाम लोगों का होता है, उनका ये ड्यूटी है कि वो इस तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएं और ऐसे कवानीन बनवाएं, ऐसे लॉज बनाएं जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर जो वंचित यानी जो महरूम तबके हैं उनको हिस्सेदारी मिल सके। बच्चियां जो हैं हमारी जो हैं वो कम क्यों आ पाती हैं इस तरह के कंपटीशन में? ग्रास रूट पे हमें देखना पड़ेगा। हमारी फैमिली जो सिस्टम है उसमें गर्ल्स को आप देखा जाए तो एक यही रहता है कि बस शादी करनी है और दूसरे घर भेजना है, तो इतना पढ़ा लिखा के क्या किया जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज के लिए भी रहता है जुनैद, वो लड़कियों के लिए नहीं होता है, हमारे यहाँ लड़कों के लिए भी होता है। लेकिन लड़के कहा जाता है कि अरे पढ़कर क्या करोगे, नौकरी तो मिलेगी नहीं चूंकि तुम मुसलमान हो। ये गलत है धारणा। और मैं ये बात के प्रोग्राम के जरिए एक बात कहना चाहता हूँ कि तालीम नौकरी हासिल करने का जरिया नहीं है, तालीम अच्छा इंसान बनाने का जरिया है। बिल्कुल सही। अच्छा शहरी बनाने का जरिया है, एक अच्छा हुब्बे वतन यानी एक पेट्रियट बनाने का जरिया है। तो तालीम अगर नहीं दोगे तो ये बहुत नुकसान करेगी, चाहे कोई भी आबादी हो। अच्छा जुनैद, मुझे बताइए, आप जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह होती हैं क्या, या वो सिर्फ आज़ादी ही मेरी दुल्हन है की तरह? अगर नहीं होती तो ये एबनॉर्मल होते। या मतलब आपके लिए कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है की तरह कि भाई यही मेरा कैरियर ही मेरे लिए सब कुछ है, कैरियर के बाद तो बहुत नहीं सर, मैं समझता हूँ एक बैलेंस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप प्रिपेयर करते हो, बहुत प्रेशर भी होता है, आप उसको कैसे वो करते हो, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए, हर चीज़ में आपको एक्टिव रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बैलेंस लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन का ये नहीं कि आप प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर में एग्ज़ाम वैसे भी नहीं निकलेगा। तो 14 फरवरी आपका अच्छा गुजरता है। सर हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर आपने जो अभी एक किया है सर, बहुत बड़ी बात है, उसमें सर आपने अपने देश के लिए कुछ सोचा है या बस आपका मोटो ये है कि बस पैसे कमाओ? अभी पहला तो मेरा जो शॉर्ट टर्म है वो मैं खुद को ही एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बैचलर्स हूँ, तो जो कंट्री के इश्यूज़ हैं और पढ़ना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। और ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर में मुझे काफ़ी वो है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको टेक्नोलॉजी के उससे कैसे आप एजुकेशन दे सकते हो जहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है। तो एक एजुकेशन सेक्टर है जहाँ मैं सोचता हूँ काफ़ी कुछ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के यूज़ से, और उसके रिज़ल्ट अल्टीमेटली हमको सोशल, इकोनॉमिक और सारे सेक्टर्स में दिखेंगे। ज़फ़र साहब से और आपसे मेरा सवाल है, मैंने 6-7 लोगों से मिला, ख़ासतौर से जो मुस्लिम बच्चे थे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए। 6 बच्चों को किया तो उसमें से 4 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो इंजीनियर थे, बीटेक करके आए थे सिर्फ। तो क्या ये एक वजह नहीं है कि जिस तरह का सिस्टम बनाया गया है तो क्या सिर्फ इंजीनियर बच्चे ही आएंगे, क्योंकि मुस्लिम बच्चे आमतौर से आर्ट्स बहुत लेते हैं, तो क्या ये सिस्टम में वो कहीं पीछे रह जाएंगे इस वजह से? आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें क्या देखना है, वही चीज़ मैं अपनी पुरानी बात के ऊपर आ रहा हूँ। आपको ये देखना है कि मिल्लत आपकी जो है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड हो, उसकी नुमाइंदगी उसके परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसमें ज़ाहिर है जो काबिल तरीन बच्चे हों और जो आने के पोजीशन में हों उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, है ना। अब बजाय इसके कि हम अपनी सारी कोशिश इस पर लगाएं कि किस तरह सिस्टम को चेंज करें और कहें मुसलमानों में नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से करो, तो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल ये है कि जो अपने यहाँ काबिल तरीन हों बच्चे उनको करो। जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं वो इस वजह से कामयाब होते हैं कि उनका माइंड बन चुका होता है टेक्निकली मेहनत करने की,
तो कोई भी आप उनसे मेहनत करवा लीजिए तो कामयाब भी हो जाते हैं। जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनके भी बहुत बड़ी तादाद में लोग सेलेक्ट होते हैं। IITs में हम 2.5% प्रेजेंट हैं, IIM में 1.5%, एम्स में 1.2%। तो सर आप इस फील्ड में क्यों नहीं कुछ काम कर रहे हैं सर, इसमें कोचिंग्स क्यों नहीं दे रहे? कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में पैदा जो हर फील्ड में हर काम करे। तो आप सब लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, सब लोग काम करें, लेकिन ये मैं आपको बता दूं उसमें भी कि होना ये चाहिए कि जहाँ पर आपकी मेहनत मोस्ट इफ़ेक्टिव हो जाए। अब अगर IIT के सिस्टम को, ताकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो या वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलें या मसावात हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर ये चीज़ मुझे इंश्योर करनी है तो जो IIT को सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है, मैं वहाँ अपना आदमी बिठाऊँगा, उसकी कोशिश कर रहा हूँ सिविल सर्विस के ज़रिए। बहुत तो आपको जहाँ जहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी पूरे मुल्क में है वहाँ अगर आप अपने लोग बिठाएंगे तो नीचे का सब सिस्टम अपने आप सही होता जाएगा। लड़कियों की बात हो रही थी, ज़ैनब सईद हिजाब हमेशा से पहनती है, अभी भी कर रही थी, उसको UPSC में हमारी कोचिंग करी उसने, UPSC में बैठी तो हाईएस्ट नंबर पूरे UPSC में सबसे ज़्यादा नंबर उसको मिले। उम्मुल खैर जो बच्ची है लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई है, उसके दोनों पैर नहीं हैं, वो झुग्गी में पैदा हुई, वहीं सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया उसने, वो भी लास्ट ईयर कामयाब हो गई। वाह वाह। नाज़रीन, हमारे मसाइल में आज हमने UPSC के जो कामयाब हमारे जो साथी हैं उनके हवाले से बात की और बहुत खूबसूरत अंदाज में बातचीत हुई। हम जुनैद जैसे जितने भी बच्चे जो कामयाब हुए हैं उनके लिए यहाँ ताली बजा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जुनैद के लिए ताली बजी थी, हम उन सब के लिए ताली बजा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन लोगों से सबक लेके, इन लोगों से सीख लेकर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अगले बरस कामयाब हों। हालांकि मीम अफजल साहब भी यही कह रहे हैं, ज़फ़र महमूद साहब भी कह रहे हैं कि एकदम से 10% नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो क्यों नहीं आ सकते। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप आना चाहेंगे, अगर आप कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेंगे, सही तौर पर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। ख़त्म हो जाएं उमंगें, ये सितम मत करना, ख़त्म हो जाएं उमंगें, ये सितम मत करना, बाग़बानों नई शाखों को कलम मत करना, हौसला हो तो उड़ानों में मज़ा आता है, पर बिखर जाएं हवाओं में तो गम मत करना। खुदा हाफ़िज़।